Students, welcome to the crack for 10th SSC. Here we have the video features of developing economy. Now अब हम देखेंगे यहाँ पे developing economy क्या चीज़ होती है. तो here we can see that economy of developing countries is separated on the basis of per capita income. हमने यहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको सेपरेटेड करा एज पर द पर कैपिटा इनकम. हियर वर्ल्ड रिपोर्ट इज सेइंग दैट वर्ल्ड बैंक if a country have less than $735 per capita income categorized as developing economy. 2004 की रिपोर्ट में यूँ कहा गया अगर कोई भी कंट्री की जो इनकम है लेस देन 735 करोड़ रहेगी यानी लेस देन $735 तो वहाँ पर वो डेवलपिंग कहलाएगी. अब यहाँ पे लेस पर कैपिटा इनकम है. हियर वी कैन सी दैट some developing countries have a less national income, so their per capita income is also less, is not high, because they have growth in a growth rate is high, because their population growth rate is high, so per capita income remains low. Now population growth is that कि कुछ कंट्री ऐसी होती है जिनकी सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो पाती नहीं, वो डेवलपिंग के अंदर आती है. डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जिससे कि हमारा इंडिया है उनका मेन ऑक्यूपेशन डिपेंडेंस यानी एग्रीकल्चर होता है. जैसे कि 60% पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हमको मिल पाती नहीं है. कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इनकम ऑफ दिस अबाउट 26%. नाउ अनइक्वल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम. अनइक्वल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अनसीन डेवलपिंग कंट्रीज. अब हमारे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमको यानी इतना देखने को मिलता है पर इतना ज़्यादा नहीं. यहाँ पे जो रिच पीपल्स होते हैं उनको 20% ऑफ द पीपल हैविंग 40% शेयर्स ऑफ नेशनल एंड पुअरेस्ट 20% हैविंग अ 10%. जो रिच पीपल्स होते हैं वो 20% है तो उनकी नेशनल इनकम में 40% शेयर्स होता है. जो पुअरेस्ट है वो कितने हैं 20% है और उनकी नेशनल इनकम में काउंट होता है 10%. तो रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर. एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई भी एक रिच पर्सन है वो 20 रुपीज़ वहाँ पे अर्न कर रहा है तो वो सिर्फ 10 रुपीज़ का टैक्स भरेगा, हमारी ये पॉलिसी है. और जो पुअर पीपल है वो 20 रुपीज़ यहाँ पे अर्न करेगा तो उसको भी टैक्स कितने रुपये का भरना है, यहाँ पे 10 रुपीज़ का टैक्स वहाँ पे भरना है. तो रिच के लिए तो क्या 10 रुपीज़ ईजीली वहाँ पे भर सकता है, बट पुअर के लिए 10 रुपीज़ इतना रहता नहीं है ईजी. तो रिच आर गेटिंग रिचर और पुअर आर गेटिंग पुअरर. हमें क्या करना चाहिए, जो रिच है वो जितना अर्न करता है उससे डबल उसका टैक्स भी होना चाहिए और जो पुअर है उसका टैक्स कम होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे अनइक्वल रहेगा नहीं. अनएम्प्लॉयमेंट हमारी ऐसी वजह है जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई बेरोज़गारी की वजह से हमारा कंट्री यहाँ पे डेवलपिंग देखने को मिलता है. जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर हो चुकी है. और देखने आएंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये सब ज़्यादा इंक्रीजमेंट है. पोवर्टी, जो कंट्री के अंदर ज़्यादा पोवर्टी लेवल हाई रहेगा वो कंट्री अपनी जो नीड्स है वो पूरी कर पाएगा नहीं. कितनी कंट्री ऐसी होती हैं जैसे इंडिया के अंदर भी कितने ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो पाती नहीं है. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, पुअर, ये सब क्या पुअर होते जाता है. डुअल इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज़ बेस्ड ऑन अ डुअल और मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. हमारे यहाँ की कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड होना है, डुअल और यानी ये चीज़. और ये चीज़ क्या होता है, बैक साइड फार्मिंग. हम जब फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग के साथ में हमको इंडस्ट्रियल भी करना है. जिससे कि फार्मिंग में अगर हम कॉटन सीड्स को वहाँ पर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉटन सीड्स को, तो अगर हम कॉटन्स को वहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो कॉटन्स के अंदर से कॉटन सीड्स निकलती है तो सीड्स के अंदर से अपने कॉटन ऑयल भी निकाल सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, डुअल इकोनॉमी. एक तरफ हम कॉटन की इरिगेशन करते हैं और एक तरफ हम सीड्स में से उसका वहाँ पे ऑयल निकाल रहे हैं. तो इससे क्या होगा, हमारे कंट्री आगे बढ़ता जाएगा. इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर हमारे कंट्री में जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटी, बैंकिंग लेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री में हालांकि ये लेस होता है जिसको अपने को हाई करने का देता है. फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अब इंटरनेशनल ट्रेड का फॉर्म्स डिपेंड है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर, ये समझना. अगर हमारी कंट्री कैसी है यहाँ पर रॉ मटेरियल्स वाली, क्या है रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते, क्या करते हैं एक्सपोर्ट.
और सामने से फिनिश गुड को हम इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल जो जाएगा 3 रुपीज़ के प्राइस में, और फिनिश गुड को हम इंपोर्ट करते हैं तो फिनिश गुड आएगा 6 रुपीज़ के प्राइस में, क्योंकि गुड्स बन जाने के बाद में उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए अपने को यहाँ पर एक्सपोर्ट करता इम्पोर्ट ज़्यादा महंगा पड़ता है, बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग अ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का इतना प्राइस आता नहीं है, और हम डेवलप नेशंस वो फिनिश गुड हमें बेचता है तो वहाँ पे फिनिश गुड की प्राइस ज़्यादा होती है। इसीलिए हमारा कंट्री क्या होता है? डेवलपिंग। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी ला करके जो हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास में मशीनरी होगी तो अगर हम फिनिश गुड वहाँ पे बना सकते हैं तो हमारी कंट्री को वो गुड्स का पड़ेगा चीपेस्ट रेट में पड़ेगा। तो हियर यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस आर कमिंग एज अ 5 मार्क्स इन अ एग्जाम। थैंक्स।